नमस्कार। क्या ये लाइव शुरू हो चुका है? जी, नमस्कार। अ, आज के इस लाइव में हम उदय प्रकाश जी की कहानी का पाठ करेंगे। कहानी, उनकी लिखी हुई कई कहानी भारतीय भारतीय कहानियों में बहुत, हिंदी कहानियों में बड़ी ही किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसे कि पाल गोमरा का स्कूटर, या वारेन हेस्टिंग का सांड, या नीलकटर डिबिया, और मैंगोसिल है, उनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। और कई एक कहानियां हैं, पर यहाँ पर मैंने पाठ करने के लिए जिस कहानी का चयन किया है, उस कहानी का शीर्षक है तिरिक्ष। शीर्षक तिरिक्ष है, और केंद्र बिंदु है वह उदय प्रकाश जी के पिता हैं। साहित्य में पिता कई तरह से आते हैं। जैसे अगर हम कविताओं में देखें तो समय हमारे स्मृति से टकराते हैं। जैसे कई सारी स्मृतियां हैं। जैसे कुमार अंबुज की कविता में अगर हम पिता को देखेंगे तो वो पिता किसी और तरह से आते हैं, या हम आशुतोष आशुतोष दुबे जी की कविता में देखेंगे तो वहाँ पिता किसी और तरह से आते हैं। कहानियों में अगर देखेंगे तो कहानियों में या संस्मरणों में या आलेखों में, तो जैसे हम देखते हैं कि अल्बेर कामू की कहानी जो है उसमें पिता किसी और तरह से आते हैं। या और भी लोग हैं, जैसे काफका हैं। काफका के पास भी काफ़ी जटिल स्मृतियां हैं अपने पिता को लेकर के। तो पिता के बारे में जब हम बात करते हैं अपनी रचनाओं में, तो कहीं ना कहीं एक भावुकता का एक दबाव होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के पिता हिमालय रहे हैं और वो बरगद की तरह विशाल रहते हैं। तो कुछ इसी तरह की स्मृति से आते हैं। तो रचना के भीतर जाने पर कोई लेखक किस तरह से अपने पिता को अभिव्यक्ति देता है, ये मेरे लिए ज़्यादा रुचि का विषय है। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज के कहानी पाठ के लिए उदय प्रकाश जी की तिरिच कहानी का चयन किया है। कहानी थोड़ा लंबी है और धैर्य की अपेक्षा रहेगी आप सभी से। हाँ, तो कहानी तिरिच। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है, और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिता तब 55 साल के हुए थे। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफ़ेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। थे बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी तिजोरी उनके पास है। हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी, वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर जाते। चलने से पहले वो मुंह में तम्बाकू भर लेते। तम्बाकू के कारण वे कुछ चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को ना बोलना पड़े। वैसे काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने से उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तम्बाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकल कर यहाँ तक आने में उन्हें कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई ख़ास बात होती नहीं थी। जैसे वह यही पूछ लेती थी कि सामने छिवले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं।
मैं चूंकि सारी चिड़ियाओं को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे ज़रूर देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वो सोचते रहें। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें, वहाँ से उन्हें जबरन बाहर ना निकाला जाए। वह दुनिया में हमारे लिए रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की ओर हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ था कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका। तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100-100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में एक पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरछ यानी कि बिचखापड़ जार्ड ने काट लिया है। हम सब जानते थे कि तिरछ के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटमैली रोशनी में बहुत से लोग हमारे आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच में थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चटुआ नाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरछ एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि ये तिरछ है। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई ज़बरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन तिरछ तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ाता है। तिरछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। आसपास पैर के निशान होंगे, वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी और जहाँ से आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। हमें तिरछ के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है, वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरछ के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा देनी चाहिए, या फिर तिरछ के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तिरछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजरें टकरा जाएं। अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है।
मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था। मेरे दो स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। हाथी तो फिर भी हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच, उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता हूँ तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े से या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान में या मेरे कमरे में ही दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता कि उससे नज़र न मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था और बस आँख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास पास डग भर कर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद वह नहीं खाता था। वो मुझे बहुत घाग, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वो मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता कि वह मेरा शत्रु है। वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोर से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि ये सपना है। लेकिन ये पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता था कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिच के द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह मैं जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। माँ बतलाती मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए था, लेकिन वे मेरे माथे को सहला कर मुझे ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था, अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कमज़ोर कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरिच से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे में सपने से बाहर निकल आता। मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती भी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ, एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब सा तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। जाने को मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिक्ष ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई थी कि जैसे ही वह तिरिक्ष पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता। फिर पिताजी किसी हाल में ना बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण
एक तो यही कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था, और दूसरा ये कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। उसका उसका वध हो गया था, और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। उस उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही आई। पिताजी की झाड़ फूक चलती रही, कांटे के जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया, और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जख्म में भरा गया। मैं निश्चित था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था, अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग किलोमीटर दूर निकल शख्स से शहर की संख्या 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क पर पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर थे ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने के काफ़ी पहले। रास्ते में तिरिच वाली बात पता चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी ये 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त, जिस वक्त पिछले दिन कुछ काटता है, अपना असर दिखाता है। इसलिए पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने बहुत ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की फिराक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कहीं ऐसा ना हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिच पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिच का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए, और अगर संयोग से उस तिरिच की लाश उसी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी ज़रूरी थी। ये तीसरा संबंध था, और अगर इस बार भी वो अदालत में हाजिर ना हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर की थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार की फीस भी नहीं दी जा सकी थी, और अगर कहीं उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो हमारी कुर्की डिग्री करवा सकता है। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौटाते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते, और हमारा घर हमसे छिन जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच के जहर से 24 घंटे बाद भी बच सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होता है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाएं तो वे तिरिच के जहर की काट तैयार कर सकते हैं। अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया, और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबाल कर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। इसके बाद सभी निश्चित हो गए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई थी।
यह बात सांप की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। माना यह जाता था कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आंखों के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा उस मरे हुए सांप की आंख के भीतर झांकता है। इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। उसे सारे सांप पहचानने लगते हैं। वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में वे रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु होता है। मुझे शक था कि मरे हुए त्रिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा तिरछ आकर उस लाश की आंख में से झांकेगा और पिताजी वहीं पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात की पैदा हुई कि पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती। उन्हें तिरछ को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था। पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में जिस जगह तिरछ था वह जगह मैं खोज निकालूं। मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरछ की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता था, बहुत अच्छी तरह से। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित। इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरछ से बचने के लिए भागा था। मैं गौर से हर तरफ देखा। मैंने थानू को बताया कि एक सकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। चट्टानें हैं, वहाँ कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलती थी तो उसकी खों जाती थी और अजीब अजीब वनस्पतियाँ वहाँ उगाती थी। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती थी। इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरछ रहता था। थानू मेरी इस बात को कल्पना मान रहा था, लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया। कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद के छत्ते थे और वो चट्टान भी। तिरछ की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित्त पड़ी थी। बिल्कुल ये वही तिरछ था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना की खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठा की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और आग लगा दी। तिरछ उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायंद गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग ना जाऊं और यह सब कुछ सपना ना साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरछ ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था, इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह जानने के बाद भी कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहाशा खुश था। पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था। वहाँ उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहाँ पर पिताजी ट्रैक्टर से उतर कर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया था कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को 5-7 मिनट के आसपास ट्रैक्टर में ही बैठ कहना था कि जब शहर में मिनरवा टाकीज के पास वाले पर उतारा गया, उनका गला कुछ कुछ है।
वे थोड़ा सा परेशान भी थे क्योंकि लोगों से बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़क थे। शहर वे बहुत कम जाते थे। जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे, तक जाना बिल्कुल ही जरूरी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बहाना ये कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वो कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है। उन्होंने जरा सा और इंतजार किया होगा। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट हुए उन्हें स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके हैं, वे लौट कर हमें चकित कर देते। ट्रैक्टर से मिनेरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वाच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ ही लगाया जा सकता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी की भी मृत्यु के बाद और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारी उस दिन 72 को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक शाम 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ क्या किया और विस्तृत ब्यौरा मिलना तो जानकारियां बाद में मिली लगाया जा सकता है। जैसे कि पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी। धतूरे के बीजों के काढ़े का असर लग गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगाने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है तो वहाँ कुछ देर खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया गर्मियों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने और वे वहाँ से पड़े होंगे। 10:15 से लेकर लगभग 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगना भी बहुत मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहाँ पहुंचकर वे अपने वकील एस एन अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसे ही होता है। वैसे बीच के पौने घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे। बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए हों। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहाँ क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती है।
वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहाँ से गुजरते हुए अचानक उन्होंने स्टेट बैंक लिखा देखा हो और वे उधर घूम गए हों। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से भी पानी मांग लेंगे। अदालत जाने का रास्ता यह भी कि कल शाम उन्हें तिरछ ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्नोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उनकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डियाँ रखी हुई थीं। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे तभी पिताजी वहाँ आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्नोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर की टेबल तक नहीं पहुंच पाते। अग्नोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को 1 आध मिनट पहले अपनी ओर आता हुआ देख लेता तब शायद ना डरता। लेकिन हुआ ये कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अली और सिर उठाते ही उन्हें देखकर वह डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वे लोग चौंक गए और उस तरफ जब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 35 के आसपास कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल। और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इस वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना, उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था जहाँ से खून निकल रहा था। आँखों के नीचे सूजन और कत्थई चकत्ते थे। ऐसे चकत्ते बैगनी या नीले पड़ जाते हैं। 11:30 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बन्नू ने एक बात बताई, बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। यह हो सकता है कि कर्मचारियों से डर की वजह वो साफ साफ हो। बन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद, वो शायद शब्द पर बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा पाए और कागजात बैंक के चपरासियों ने छीन लिए हैं। लेकिन बन्नू का बात कही हो क्योंकि वो ठीक से, उनका निचला होठ काफी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अपना अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपए और अदालत
के कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। शायद एक आध बार उन्होंने सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात कम से कम मांग लाएं। फिर ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी, वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वो ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला पतला था और बचपन से उन्हें अपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया हो कि वे एक चीज़ पर ज़्यादा पा रहे हों। पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुल जैसे विचार झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते हों। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौटने और शहर से बाहर निकल जाने के बाद एक स्थायी बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात रही होगी, पर जरूर रही होगी। पिताजी लगभग सवा बजे पिताजी लगभग 1:15 शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत है। अगर पिताजी चाहते तो यहाँ से पैदल ही 10 मिनट में अदालत पहुँच सकते थे। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुँचे थे, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी? उनके नहीं गए थे। थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, 1:15 हुए थे। वे घर से लाए गए टिफिन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी पिताजी वहाँ आए थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक है सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसने आवाज़ भी दी, लेकिन पिताजी तब तक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के टेबल तक पहुंच चुके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल के वैवाहिक जीवन के बावजूद कि उन्हें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद हैं, इतनी नापसंद करते हैं। जैसे ही उन्होंने निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। SHO ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। SHO राघवेंद्र सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान भूतपूर्व अध्यापक है, तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि ये कोई पागल है और उन्हें खाते देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज़ दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा था कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होठ कटा था। ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने के खरोच के निशान थे और कोहनियाँ छिली हुई थीं। वे कहीं ना कहीं गिरे जरूर थे। यह कोई नहीं जानता कि थाने से लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी नहीं पिया था। तब से लेकर उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि प्यास को वो याद भी रख सकें। लेकिन अगर वो पुलिस थाने तक पहुँचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरे में डूबा यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता ट्रैक्टर या उस ट्रैक्टर का पता पूछें या फिर अपने रुपए और अदालती कागजात छिन जाने की। ये सोचने के करीब पहुंचना ही बहुत बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है।
कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं ना कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक ये लगने लगा हो कि ये सब सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी का ठेकेदारों और रिटायर अफसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कवि भी वहीं रहते थे। हमेशा शांत और घटना ही। जिन लोगों ने यहाँ देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पटकार जांघिया शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा वे बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था। दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वरत प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे आवाज की संगीत, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर और मैंने उन लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि हो सकता है ये कोई हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर से बोलते थे, मैं राम स्वरत प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। निरवा टाकी जहाँ पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहाँ से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, विजय स्तंभ के शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक 30-32 किलोमीटर की दूरी। ये ऐसी जगहें हैं जो एक ही दिशा में नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह नहीं थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। जहाँ तक सर्राफ की पत्नी और साली पर उनके हमले करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते थे, मेरा अपना अनुमान है कि पिताजी उनके मांगने गए थे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के इतना करीब देखकर वे औरतें डर कर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी, जिसका खून रिसकर उनकी आंख पर आने लगा था, को इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेले मार रहे थे। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत सबसे ज्यादा चोटें लगी। एक मिनट का व्यवधान हुआ है, मैं तुरंत सही कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा लाइट की समस्या थी, इसलिए ऐसा हो गया। हम कहानी पाठ पर फिर से लौटते हैं। नेशनल रेस्टोरेंट, जहाँ पर पिताजी को सबसे ज़्यादा चोटें लगी थी, वह जगह नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पर, वहाँ पिताजी घिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें से कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले
नौकर सत्ते का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे थे और चारों तरफ से पिताजी को पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्ढी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफ़ेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था। वे धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे। सिर के सफ़ेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर और निचले होठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा कि यह आदमी सीधा और नसीब के फेर में इसकी यह हालत हो गई है। में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरी का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंडमान करते थे। आओ ससुरों आओ, एक एक को मार डालूंगा। भोसरी वालों तुम्हारी माँ की। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जुलूल, उटपटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इस सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा ये सब क्या बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं। उन्हें किसी तिरछ ने नहीं काटा है, बल्कि तिरछ तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत अंधविश्वास है। धतूरे का काढ़ा पीने की बात तो हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोज कर। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों, उन्हें अदालत जाने की क्या जरूरत। मैं जानता हूँ कि सुरंग जैसा लंबा, सम्मोहक लेकिन डरावना सपना है, जैसा मुझे आता था पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थीं। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है सब झूठ और अवास्तविक है। इसलिए वो बार बार उस सपने से जागने की कोशिश भी करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियाँ बकने लगते थे, तो इसी कठिन कोशिश में कि वे उस आवाज़ के सहारे उस दुस्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था, उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थीं। उनकी कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की राड से भी मारा था। सत्य का तो कहना था इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था। मुझे सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती हैं कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से, पूरी तार्किक और गहराई के साथ विश्वास जाएगा। आँख खुलते ही आंगन में बुहारी माँ नजर आ जाएगी और फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गौरैयों का झुंड। हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेलने मारने शुरू कर दिए, तो इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। यह भी यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेल हो कि जैसे ही नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दो स्वप्न के टुकड़े और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे दरअसल मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे
कि अगर वे अपने आप इस सपने से जाग पाने में सफल भी ना हो पाएं, तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इस बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें यह भी पता चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी ये इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन पूछने पर किसी ने उनसे कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। लोग उसे ही मार रहे थे। ठीक इसी समय पंडित कंधई राम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट रहती थी, लेकिन उस दिन संयोग से बिल्कुल ठीक समय पर आ पहुंची। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बुतर हुए जब तक बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर में भी चोटें थीं। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है ये मर गया। जब भीड़ छटने 10-15 मिनट बाद तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा था छींटे मारकर देखे कि वे सिर्फ बेहोश तो हो सकता है कि उड़ जाएं। लेकिन बाद में सतनाम सिंह ने खुद डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे। तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म। उस समय लगभग 6 बजे थे। की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाई की तरह रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थीं। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया। मैं बहुत डर गया और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और चिन्ह में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर जाकर झांका तो गुमटी के भीतर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़े के टुकड़ों, रबड़ और चिथड़े के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज़ें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने राम स्वारत प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा, फिर वो चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तृछ ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी ने इन घटनाओं का कोई अनुमान किया होगा या ऐसी मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियों की जगह फ्रैक्चर था। दाईं आँख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी।
रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहे हैं। हो सकता हो कि पंडित राम अवतार ऐसा इसलिए कहते हों कि वो खुद को विश्वास दिलाना चाहते हों कि धतूरे के काढ़े से पिताजी की मृत्यु का कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा। फिर वह दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुस्वप्नों को वे भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वो यूँ है कि मैं खेतों की मेड़, गांव की पगडंडियों से होता हुआ जंगल पहुँच गया हूँ। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, ज़ोर ज़ोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानू भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ। तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियाँ बजने लगती हैं, हजारों हजार घंटियाँ। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रख कर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती हैं और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आँख फाड़ता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है। मेरा माथा सहलाकर वह मुझे रजाई से ढाँप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। बचने की कोशिश होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। एक लंबी कहानी को सुनने के लिए